तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग नए चैप्टर के न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे और ये जो नया चैप्टर होगा आज का वो होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन 12 चैप्टर। तो यहाँ पे फॉर्म में फटाफट आपको बता दो, फिर मैं क्वेश्चंस पे आता हूँ। फैराडेस लॉ इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, आप जानते हो, जहाँ पे फाई जो होता है वो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, उसका फॉर्मूला बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा। मोशनल ईएमएफ, यहाँ पे दो टाइप के मोशनल ईएमएफ होते हैं। अगर एक कंडक्टिंग रॉड मैग्नेटिक फील्ड में v वेलोसिटी से भाग रहा है तो उसके अंदर ईएमएफ डेवलप होता है BLV। और रोटेशनल ईएमएफ जो रोटेशनल मोशन की वजह से जो ईएमएफ आता है वो हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना होगा। एसी जनरेटर का ईएमएफ होता है ई नॉट साइन ओमेगा टी, जहाँ पे ओमेगा 2πf होता है, एफ फ्रीक्वेंसी है। अगर एक इंडक्टर है तो उसमें सेल्फ इंडक्शन होता है, और सेल्फ इंडक्शन में हम सेल्फ कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन एल डिफाइन करते हैं, इसको हम लोग सेल्फ इंडक्टेंस भी बोलते हैं। उसका फॉर्मूला 5/I, 5 फ्लक्स है और I करंट है। सेल्फ इंडक्शन की वजह से जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी, जहाँ पे I करंट है और एल कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन दैट इज L। और अगर आप एक सोलेनॉइड का इंडक्टेंस की बात करें तो उसके इंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एन स्क्वायर एल इंटू ए, जहाँ पे n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है, L लेंथ होता है और A एरिया होता है, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। अगर आपने इंडक्टेंसेस को सीरीज में लगा रखा है तो टोटल इंडक्टेंस सब ऐड हो जाएगा, L1 प्लस L2 प्लस L3। और अगर आपने पैरेलल में लगा रखा है तो जैसे रेजिस्टेंस के साथ होता है वैसे उसका रेसिप्रोकल ऐड होगा और आपको टोटल जो इंडक्टेंस है LP उसका रेसिप्रोकल दे देगा। तो टोटल इंडक्टेंस अगर LP है तो 1/LP इज इक्वल टू 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3 होगा। मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी जो स्टोर्ड होता है वो हाफ LI स्क्वायर होता है। तो अगर मान लो एक इंडक्टर उसमें करंट I फ्लो हो रहा है तो उसका जो टोटल एनर्जी होगा वो हाफ LI स्क्वायर होगा। एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, उसका फॉर्मूला बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट हो जाएगा। और अगर दो कॉइल है जिसमें एक प्राइमरी कॉइल होता है दूसरा सेकेंडरी कॉइल, तो उसमें म्यूचुअल इंडक्शन होता है जिसमें कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन M या फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस M का फॉर्मूला फाइस अपॉन IP, जहाँ पे फाइस को सेकेंडरी कॉइल का फ्लक्स होता है और IP मतलब करंट इन प्राइमरी कॉइल, ES इज इक्वल टू माइनस M DIP बाई DT। इतना EMF सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस होता है जहाँ पे IP जो है करंट इन प्राइमरी कॉइल है। कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग भी हम डिफाइन करते हैं K दैट इज इक्वल टू 5/2 एंड दैट इज इक्वल टू 5s/5p। और यहाँ पे 5s जो है वो सेकेंडरी कॉइल का फ्लक्स है, 5p प्राइमरी कॉइल का फ्लक्स है, और m इज इक्वल टू K रूट ऑफ L1 L2, ये भी एक इक्वेशन आता है जहाँ पे K आपका कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग, M म्यूचुअल इंडक्टेंस और L1 L2 सेल्फ इंडक्टेंसेस है दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल के। ट्रांसफार्मर की बात की जाए तो प्राइमरी कॉइल सेकेंडरी कॉइल है तो उसमें ये इक्वेशन वैलिड है आपका ES अपॉन EP इज इक्वल टू NS अपॉन NP इज इक्वल टू IP अपॉन IS। ES और EP ये सेकेंडरी और प्राइमरी कॉइल के EMF है। NS NP सेकेंडरी कॉइल का नंबर ऑफ टर्न्स, प्राइमरी कॉइल का नंबर ऑफ टर्न्स, प्राइमरी कॉइल का करंट, सेकेंडरी कॉइल का करंट। इनपुट पावर मतलब प्राइमरी कॉइल का पावर EP इंटू IP। आउटपुट पावर मतलब सेकेंडरी कॉइल का पावर दैट इज ES इंटू IS। क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, तो ये मोस्टली अब जो क्वेश्चंस होंगे एक दो क्वेश्चंस वो फैराडेस लॉ के ऊपर होंगे। अ कॉइल कंसिस्ट ऑफ 400 टर्न्स ऑफ वायर। तो एक कॉइल है उसमें 400 टर्न्स है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स 400 है, एंड ईच टर्न इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर। तो ये कॉइल एक्चुअली एक स्क्वायर का है, इसमें टोटल 400 टर्न्स है। हर एक टर्न का जो ये है स्क्वायर है और ये स्क्वायर का बना हुआ है, मतलब स्क्वायर शेप में है। तो इसका जो एक साइड है, इस साइड का वैल्यू इन्होंने 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। 20 सेंटीमीटर मतलब 20 इंटू 10⁻⁻² मीटर हो जाएगा। और बोला ये है कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कॉइल इज टर्न्ड ऑन। अब ये आपका जैसे मान लो कॉइल है, तो कॉइल का आपको पता है कि जो एरिया वेक्टर होता है कॉइल का हमेशा वो कॉइल के परपेंडिकुलर होता है, तो ये एरिया वेक्टर हो गया। अब इसमें बोला गया है कि इसका मैग्नेटिक फील्ड, जिसको इसके थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड हम भेज रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड भी इस एरिया के इस कॉइल के परपेंडिकुलर ही है। तो इसका मतलब एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में आ गए तो उनके बीच का एंगल 0 हो जाएगा। तो cos 0 आपका 1 हो जाएगा या cos थीटा आपका 1 हो जाएगा। ठीक है। अब बोला ये क्या है कि if the field changes linearly from 0 to 0.5 Tesla in 0.8 seconds, what is the magnitude of EMF induced in the coil while the field is changing? मैग्नेटिक फील्ड कंटिन्यूसली चेंज कर रहा है। इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड ये बोल रहे हैं कि 0 है, तो इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड में लिख देता हूँ 0 है। फाइनली मैग्नेटिक फील्ड को कर दिया गया 0.5 टेस्ला और ये काम हुआ है 0.8 सेकेंड।
अब मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर दिया तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। तो आप पहले ये चेक कर लो कि भाई कितना फ्लक्स चेंज हुआ है। तो हम पहले काम करेंगे, फ्लक्स की बात करते हैं φ1 की। तो φ1 इज इक्वल टू क्या होगा बताओ। एन, देखो फ्लक्स का फॉर्मूला था बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा, पर अगर नंबर ऑफ टर्न्स एक से ज्यादा हो तो हम नंबर ऑफ टर्न्स से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा एन इंटू बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा में कॉस जीरो ही है तो वो 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो नंबर ऑफ टर्न्स 400 है, मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो गया इंटू ए, तो आपका फ्लक्स, इनिशियल फ्लक्स जीरो हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है तो फिर फ्लक्स भी नहीं होगा, तो ये φ1 जीरो हो गया। अब φ2 निकाल लेते हैं। φ2 क्या होगा बताओ फटाफट। n इंटू बी टू इंटू ए इंटू कॉस 0 डिग्री। तो n का वैल्यू यहाँ पे 400 है, b2 का वैल्यू यहाँ पे 0.5 है। एरिया यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर है तो साइड स्क्वायर दैट इज डी स्क्वायर। तो 400 इंटू 0.5 आपका 200 हो जाएगा। डी स्क्वायर मतलब 20 इंटू 10⁻² का स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका 200 मल्टीप्लाइड बाय 400 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁴, तो ये हो जाएगा 8 वेबर। फ्लक्स का यूनिट है ऐसा यूनिट वेबर। ठीक है, ये आपका φ2 हो गया। अब जब भी आप ईएमएफ निकालोगे तो ये ईएमएफ क्या होगा, डी फाई बाई डी टी, माइनस डी फाई बाई डी टी होता है, पर क्योंकि हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है तो आप जो है वो मॉड लगा दो, और मॉड लगाने के बाद ऊपर डी फाई है, डी फाई मतलब चेंज इन फ्लक्स। तो हम हमेशा चेंज इन फ्लक्स जो है वो φ2 माइनस φ1 ही लेंगे, φ2 माइनस φ1। और अगर ये नेगेटिव आया तो मॉड उसे पॉजिटिव कर देगा, और नीचे टाइम है तो टाइम आ जाएगा। इस तरह से आप इक्वेशन यूज करोगे, φ2 माइनस φ1 अपॉन टी। φ2 8 है, φ1 0 है, टाइम आपको दे के रखा है यहाँ पे 0.8 सेकेंड, तो 0.8 8 अपॉन 0.8 10 हो जाएगा, तो ये 10 वोल्ट का ईएमएफ इसमें इंड्यूस हो जाएगा। बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कंडक्टिंग लूप ऑफ एरिया 1 मीटर स्क्वायर, लूप का एरिया 1 मीटर स्क्वायर देके रखा हुआ है, इज प्लेस्ड नॉर्मल टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब ये मान लो कंडक्टिंग लूप है और इसके परपेंडिकुलर इसका एरिया वेक्टर होगा। अब इसका मैग्नेटिक फील्ड भी इसके परपेंडिकुलर ही भेजा जा रहा है, तो इसके परपेंडिकुलर भेजा जा रहा है मतलब एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में भेजा जा रहा है। तो याद रखना, कॉइल के परपेंडिकुलर अगर मैग्नेटिक फील्ड हो तो कॉइल का एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, तो थीटा का वैल्यू अपने आप 0 हो जाएगा, और कॉस थीटा आपका हमें सीधा 1 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू देके रखा हुआ है 3 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। इफ द मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्मली रेड्यूस्ड टू 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर, तो ये B1 है, और इसका मैग्नेटिक फील्ड कम कर दिया गया बाद में, 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर कर दिया गया, और ये कितने टाइम में किया गया है, 0.5 सेकेंड्स के टाइम में किया गया। कैलकुलेट द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल, सेम क्वेश्चन है पर अलग तरीके से पूछा गया है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, पहले तो फ्लक्स चेंज कितना है वो निकाल लो, पहला फ्लक्स निकाल लो, φ1 इज इक्वल टू, नंबर ऑफ टर्न्स दिया नहीं है तो आप सीधा यूज करोगे b इंटू ए इंटू कॉस थीटा। तो b1, तो b1 का वैल्यू यहाँ पे 3 है, और एरिया आपका 1 है, और कॉस थीटा 1 है, तो ये हो जाएगा आपका 3 वेबर। ये आपका पहला फ्लक्स हो गया। दूसरा फ्लक्स क्या हो जाएगा बताओ, φ2 इज इक्वल टू b2 इंटू ए इंटू कॉस थीटा। अब b2 का वैल्यू यहाँ पे 1 है, एरिया 1 है, कॉस थीटा भी 1 है, तो फ्लक्स भी आपका क्या हो जाएगा, 1 वेबर। तो φ2 का वैल्यू आपका हो गया 1 वेबर। अब उसके बाद आपको निकालना है ईएमएफ। ईएमएफ इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, मैंने आपको बताया था। तो टी फाई मैंने बोला था φ2 माइनस φ1 अपॉन टी लेंगे, वैसे भी बाद में पॉजिटिव हो जाएगा अगर नेगेटिव आता है तो। φ2 का वैल्यू 1 है, φ1 का वैल्यू 3 है, और टाइम आपको देके रखा हुआ है 0.5, तो ये हो जाएगा आपका -2 डिवाइडेड बाय 0.5। 0.5 मतलब होता है 1/2, 1/2 पर जाके -4 हो जाएगा, मॉड से बाहर निकालोगे तो वो 4 आ जाएगा। तो E इज इक्वल टू 4 वोल्ट आपका आंसर आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अ सर्च कॉइल हैविंग 200 टर्न्स, यहाँ पे एक सर्च कॉइल है पर उसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स 200 है, 2000 है, सॉरी 2000 टर्न्स विद एरिया 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर को अगर कन्वर्ट करोगे तो 1.5 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर हो जाएगा। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10⁻², स्क्वायर किया तो -4 आ गया। इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.6 टेस्ला, द कॉइल इज मूव्ड रैपिडली आउट ऑफ द फील्ड इन अ टाइम ऑफ 0.2 सेकेंड, कैलकुलेट द इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ हमको ढूंढना है। अब देखो, एक तो मैग्नेटिक फील्ड है आपका, इस मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल रखा हुआ था, और उसके बाद झट से इस कॉइल को बाहर निकाल दिया गया। तो इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड तो आपको ये देके रखा हुआ है B1 0.6 टेस्ला,
लेकिन अगर आप मैग्नेटिक फील्ड से इसको बाहर निकालोगे 0.2 सेकेंड में तो फाइनल मैग्नेटिक फील्ड आपका जीरो हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि B2 का वैल्यू जो है वो जीरो आ गया। अगेन मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो गया तो फ्लक्स बदल गया। वही सेम चीज करना है आपको फिर से, φ1 φ2 निकालना है, उसके बाद फिर EMF इंड्यूस निकालना है। φ1 इज इक्वल टू, नाउ यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स देके रखा हुआ है तो फॉर्मूला आपका हो जाएगा n इंटू B1 इंटू A इंटू कॉस थीटा। और यहाँ पे भी हम मान के चलेंगे क्योंकि भाई आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि कुछ एंगल दिया नहीं है तो थीटा का वैल्यू हम जीरो मान के चलेंगे और कॉस थीटा आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्न्स आपका 2000 है, इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड 0.6 है, एरिया आपका 1.5 इंटू 10⁻⁻⁴ है, कॉस थीटा का वैल्यू 1 ले लेंगे तो 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 0.6 विल गिव यू 0.9 और 0.9 मल्टीप्लाइड बाय 2000 विल गिव यू 1800 और ये 1800 इंटू 10⁻⁴ जो है वो आपको 1 2 3 4 0.18 वेबर पर ला देगा। तो पहला फ्लक्स तो आपका 0.18 वेबर आ गया। अब देखो φ2 जीरो है तो सेकंड फ्लक्स भी जीरो हो जाएगा, तो सिंस मैं सीधा लिख देता हूँ B2 इज इक्वल टू जीरो, तो आपका φ2 भी जीरो हो जाएगा। ये हम जानते हैं, नहीं जानते हैं तो भाई फॉर्मूला यूज कर लो, NBA cos थीटा n इंटू B2 इंटू A इंटू cos थीटा। अब भाई B2 ही जीरो है तो सेकंड फ्लक्स जीरो हो जाएगा आपका। EMF इंड्यूस क्या हो जाएगा बताओ, d∅dt, राइट, दैट इज इक्वल टू φ2 माइनस φ1 अपॉन t। और आपका φ2 इज जीरो, φ1 आपका 0.18 अपॉन टाइम कितना है भाई, टाइम 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 0.2 सेकेंड है, तो इसको यहाँ पे डाल दो और यहाँ पे आपका 0.18 डिवाइडेड बाय 0.2 विल गिव यू 0.9। मॉड में है तो नेगेटिव हट जाएगा, वोल्ट। ये आपका आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, a metal disc is made to spin at 20 revolutions per second about an axis passing through its center and normal to its plane. The disc has a radius of 30 centimeter. तो चलो डिस्क है और ये मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो अब इसका फ्रीक्वेंसी देके रखा हुआ है 20 रेवोल्यूशंस ये कर रहा है पर सेकेंड, पर सेकेंड, एक सेकेंड में 20 रेवोल्यूशंस कर रहा है। और द डिस्क हैज अ रेडियस ऑफ 30 सेंटीमीटर, इसका रेडियस 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। 30 सेंटीमीटर का मतलब होता है 30 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। एंड स्पिन्स इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ, ये जिस मैग्नेटिक फील्ड में घूम रहा है उस मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू भी दिया हुआ है 0.2 टेस्ला, विच इज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। मैग्नेटिक फील्ड मान लो इसके थ्रू ही पास हो रहा है, परपेंडिकुलर पास हो रहा है। परपेंडिकुलर पास हो रहा है तो हम थीटा का वैल्यू जीरो ले लेंगे और कॉस थीटा आपका 1 हो जाएगा। अब देखिए, सबसे पहले चीज ये क्या बोल रहा है करने को कि द एरिया स्वेप्ट आउट पर सेकेंड बाय द रेडियस ऑफ द डिस्क। ये जो रेडियस है, मान लो अगर ये घूम रहा है तो अगर ये पूरा एक चक्कर लगा लेता है तो पूरा एक सर्कल का एरिया कवर कर, ये जो रेडियस है वो क्या, एरिया स्वेप्ट पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितना एरिया कवर कर रहा है, तो उसको हम चेंज इन एरिया बोल सकते हैं, डीए बोल सकते हैं। अब एक पूरा रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगा तो टोटल एरिया जो कवर करेगा वो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा सर्कल का, और टोटल वो एक सेकेंड में 20 रेवोल्यूशंस कर रहा है। तो इसका मतलब चेंज इन एरिया जो होगा, या जो एरिया वो कवर कर रहा है, वो पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 20 हो जाएगा एक सेकेंड के लिए, क्योंकि एक सेकेंड में पूछा ना, पर सेकेंड पूछा गया है, तो पर सेकेंड वो इतना काम कर रहा है। तो बस वैल्यू निकालो, 3.14 मल्टीप्लाइड बाय आर का वैल्यू तो यहाँ पे दिया हुआ है 30 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 20, यही एरिया हो जाएगा। हर सेकेंड वो इतना एरिया कवर कर रहा है, तो इसको मैं डीए बाय dt लिख सकता हूँ। पर सेकेंड हुआ ना, चेंज इन एरिया पर सेकेंड, सो दैट इज इक्वल टू पर सेकेंड मतलब 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में डीए बाय dt कितना, पाई आर स्क्वायर इंटू 20, तो 3.14 इंटू 30 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर इंटू 20, तो ये हो जाएगा 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 30 मल्टीप्लाइड बाय 30 मल्टीप्लाइड बाय 20, तो ये का हो जाएगा 56520 इंटू 10⁻⁻4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 ही है ना, सॉरी, तो ये हो जाएगा 5.652
एरिया है ना, तो मीटर स्क्वायर पर सेकेंड लिखो। पर सेकेंड बोला है तो पर सेकेंड, यहाँ पे यूनिट का भी ध्यान देना। इन्होंने आंसर में पर सेकेंड नहीं दिया हुआ है, बट हैज टू बी पर सेकेंड। हर सेकेंड इतना एरिया कवर किया जा रहा है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, फ्लक्स कट पर सेकेंड बाय रेडियस ऑफ द डिस्क। अब वो रेडियस जो है वो कितना फ्लक्स कट कर रहा है हर सेकेंड, तो यहाँ पे चेंज इन फ्लक्स निकालेंगे हम लोग डी फाइव बाय पर सेकेंड। मतलब एक हिसाब से पूछा जा रहा है चेंज इन एरिया पर सेकेंड, फ्लक्स कितना चेंज हो रहा है पर सेकेंड। तो आपका चेंज इन फ्लक्स निकाल लो, और पर सेकेंड मतलब पर यूनिट टाइम, डी फाइव बाई डी टी की ही बात कर रहा है वो। अब डी फाइव बाई डी टी में आप देखो फ्लक्स क्या होता है बताओ, बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, पर कॉस थीटा यहाँ पे हम 1 लेके चल रहे हैं, तो बस बी इंटू ए हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो बी इंटू डी ए बाई डी टी हो जाएगा। अब मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू जो है 0.2 टेस्ला बोला है, और डी ए बाई डी टी हम पहले से निकाल चुके हैं, तो ये 5.652 हो जाएगा। तो 5.652, अच्छा वहां पे 656 देके रखा हुआ था, पर हमारा 6.652 आ गया। 5.656 आ रहा है, उनका 652 आ रहा है, तो हमारा जो आ रहा है हम वही लेंगे। तो 5.652 मल्टीप्लाइड बाय 0.2 लोगे तो 1.1304 आ जाएगा, और 1.130 वेबर पर सेकेंड। हाँ भैया, वेबर पर सेकेंड आएगा। हर सेकेंड फ्लक्स पूछा ना कितना कट रहा है, तो डी फाइव बाई डी टी की बात हो रही है, तो ये आपका आंसर बी का आ गया। अगर मैं सी की बात करूं तो उन्होंने क्या बोला है, सी में क्या बोला है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो ई इज इक्वल टू डी फाइव बाई डी टी ले लो आप, माइनस डी फाइव बाई डी टी, लेकिन हम मॉड में लेंगे, तो डी फाइव बाई डी टी तो निकाला हुआ पहले से 1.130, पर इसका आंसर आप वोल्ट लिखोगे क्योंकि इसका यूनिट ईएमएफ का वोल्ट होता है। बस आ गया, हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। A long solenoid has 1500 turns per meter. A coil C having cross section area 25 centimeter square and 150 turns NC is wound tightly around the center of the solenoid. If a current of 3 ampere flows through the solenoid, calculate the magnetic flux density at the center of the solenoid. अच्छा, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, तो ये नाम से घबराना मत, मैग्नेटिक फील्ड बी की बात कर रहा है वो। फ्लक्स लिंकेज द कॉइल सी, फ्लक्स कैलकुलेट करने बोला है। चलो एक एक करके देख लेंगे हम लोग। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन में दिया क्या है। अ लॉन्ग सोलेनॉइड हैज 1500 टर्न्स पर मीटर। तो यहाँ पे नंबर लॉन्ग सोलेनॉइड है, उसमें नंबर ऑफ टर्न्स आपको देके रखा हुआ है, दैट इज 1500 टर्न्स पर मीटर। अ कॉइल सी हैविंग क्रॉस सेक्शन एरिया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक छोटा सा कॉइल है, उसका एरिया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और 25 सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब होता है 25 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, और उसके अंदर का जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो है आपका 150 टर्न्स। ये टर्न्स पर मीटर है और ये टर्न्स है सीधा। इज बाउंड टाइटली अराउंड द सेंटर ऑफ द सोलेनॉइड। इफ अ करंट ऑफ 3 एम्पियर फ्लोज थ्रू द सोलेनॉइड, कैलकुलेट। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन को समझ लेते हैं। एक तो भैया सोलेनॉइड है बड़ा सा, मान लेते हैं, और उसके बाद एक दूसरा सोलेनॉइड है जिसको हम सी बोल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कॉइल सी हैविंग, अच्छा कॉइल सी हैविंग क्रॉस सेक्शन एरिया 25। एक दूसरा कॉइल है सी जो यहाँ पे बीचों बीच यहाँ पे रखा हुआ है, लाल वाला कॉइल जो है वो कॉइल सी है, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ टर्न्स एनसी है, और जो बड़े वाले का है वो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ देखा रखा हुआ है एन। बोला ये है कि सबसे पहले मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी हम लोग देखते हैं। तो भाई देखो बी का फॉर्मूला तो सीधा सीधा आ जाएगा, म्यू नॉट एन आई। बी का जो फॉर्मूला होता है सोलोनॉइड का अंदर का, वो म्यू नॉट एन आई होता है, म्यू नॉट एन आई। तो म्यू नॉट का वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁷ होता है, और नंबर ऑफ टर्न्स आपको देखे रखा हुआ है 1500 टर्न्स पर मीटर, और करंट जो है यहाँ पे 3 है। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसका वैल्यू तो आपको आ जाएगा 4 इंटू 3.14, और मल्टीप्लाइड बाय 1500 और मल्टीप्लाइड बाय 3, तो ये और 10⁻⁷ है, तो आप 1 2 3 4 खत्म कर दोगे, तो ये आंसर आपका 5.65 आ रहा है वैसे मेरा, इंटू 10⁻³ टेस्ला आ जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड तो आ गया, इसको सॉल्व कर लेना, ये आंसर आ जाएगा आपका। सोलेनॉइड के अंदर का मैग्नेटिक फील्ड आ गया। अब अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, द फ्लक्स लिंकेज इन द कॉइल सी। कॉइल सी का फ्लक्स ढूंढना है, फाई सी। तो भाई फ्लक्स क्या होता है, देखो नंबर ऑफ टर्न्स है तो एन बी ए हो जाएगा, एन बी ए कॉस थीटा।
यहाँ पे cos 0 सोलेनॉइड के अंदर का cos थीटा 0 होता है, आप मान के चलो, ये पहले से फिक्स कर दो। सोलेनॉइड के अंदर का cos थीटा जो होगा वो 1 होगा, क्योंकि थीटा का वैल्यू हमेशा 0 होता है। क्योंकि देखो एरिया के परपेंडिकुलर ही इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड आता है, थीटा 0 cos थीटा 1 ही होगा यहाँ पे, तो इसमें दिक्कत नहीं है। अब एनसी मतलब कॉइल सी के थ्रू हम लोग को फ्लक्स निकालना है ना, इसलिए एनसी लिया हुआ है, उसका नंबर ऑफ टर्न्स लिया है। उसका नंबर ऑफ टर्न्स कितना दिया हुआ है? 150। मैग्नेटिक फील्ड देखो, जो बड़े कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड है वही छोटे कॉइल के थ्रू भी पास हो रहा है, तो आपका बी का वैल्यू क्या हो जाएगा? 5.65 इंटू 10⁻³ और एरिया जो है वो एरिया छोटे कॉइल का ही दिया हुआ है, एंड दैट इज 25 इंटू 10⁻, मतलब सी कॉइल का ही दिया हुआ है जिसका हम फ्लक्स निकाल रहे हैं, तो बस वो एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, cos थीटा का वैल्यू 1 ही हो जाएगा। तो इसको आप सॉल्व कर लोगे तो आपका 150 मल्टीप्लाइड बाय 5.65 मल्टीप्लाइड बाय 25, अब यहाँ पे 10⁻⁷ फिर से आ जाएगा, तो 1 2 3 4, तो ये आपका हो जाएगा 2.12 इंटू 10⁻³ ओके, ये वेबर आ जाएगा। तो ये आंसर आपको आ जाएगा फ्लक्स, ठीक है। अब क्या बोला है लास्ट में? The average EMF induced in the coil C if the direction of the current in the solenoid is reversed in a time of 0.5 second. अब करंट अगर रिवर्स कर दिया तो फ्लक्स भी उल्टा हो जाएगा, तो हम फ्लक्स नेगेटिव ले लेंगे। तो यहाँ पे काम करो, यहाँ पे फाई सी, इसको फाई सी जो है ना, फाई सी को आप φ1 ले लो, φ1 का वैल्यू 2.12 इंटू 10⁻⁵, ये मैं सी सॉल्व कर रहा हूँ, वेबर है। फिर उसको करंट को उल्टा कर दिया 0.5 सेकेंड में, तो फ्लक्स भी उल्टा हो जाएगा, तो आपको फिर फ्लक्स नेगेटिव लेना है। तो ये -2.12 सेम वैल्यू रहेगा, क्योंकि करंट भी सेम है, बस रिवर्स किया तो फ्लक्स भी उल्टा हो जाएगा। और ये कितने टाइम में किया गया है भैया? ये कितना टाइम में? 0.5 सेकेंड में। आपको ईएमएफ इंड्यूस निकालना है, तो ईएमएफ इंड्यूस क्या होगा? φ2 माइनस φ1, या d∅/dt लिखो पहले, तो d∅/dt, d∅/dt that is equal to φ2 minus φ1 upon t, that is equal to φ2 मतलब -2.12 into 10⁻³ minus φ1 2.12 into 10⁻³ डिवाइडेड बाय टाइम कितना है यहाँ पे इसका? 0.5। इसको सॉल्व करोगे तो 2 टाइम्स हो जाएगा, तो आपका ई का वैल्यू कितना हो जाएगा? इसको ऐड कर दो तो ये हो जाएगा आपका -4.24 इंटू 10⁻³ अपॉन 0.5, ये 1/2 जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपका ये हो जाएगा 8 पॉइंट, और माइनस मॉड से हट जाएगा, 8.48 इंटू 10⁻³ वोल्ट, ये आपका ईएमएफ आ गया। बात खत्म, आगे बढ़ते हैं। हॉरिजॉन्टल वायर 20 मीटर लॉन्ग, और हॉरिजॉन्टल वायर है 20 मीटर लॉन्ग है, extending from east to west is falling with a velocity 10 meter per second, normal to the perpendicular, normal मतलब perpendicular to the earth's magnetic field 0.5 into 10⁻⁴ Tesla. What is the value induced EMF in the wire? अब बताया था आपको कि अगर एक वायर है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर भाग रहा है तो उसमें मोशनल ईएमएफ आ जाता है, और मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला होता है BLV, तो B 0.5 इंटू 10⁻⁴, L 20, V 10, तो ये कितना हो जाएगा आपका 0.5 इंटू 20, तो 5 2 10, 100, 10⁻² मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁴, तो ये हो जाएगा आपका 10 इंटू 10⁻³ वोल्ट। अब 10⁻³ वोल्ट, इसको इतना 10⁻² वोल्ट लिख के भी छोड़ सकते हो, पर -3 वोल्ट को आप मिली वोल्ट लिख दो तो भी चलेगा। तो 10 मिली वोल्ट का आपका आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एन एयरक्राफ्ट ऑफ विंग स्पैन ऑफ 50, अच्छा इसमें एक याद रखना, इसको अगर मैं 10⁻² वोल्ट लिख के आंसर छोड़ दूं तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 10 इंटू 10⁻³ 10⁻² हो जाएगा, मैं बस ये आंसर मैच करने की कोशिश कर रहा था। एन एयरक्राफ्ट ऑफ विंग स्पैन 50 मीटर, एयरक्राफ्ट है, उसका एयरक्राफ्ट मान लो कुछ ऐसा है, उसका लेंथ 50 मीटर है, फ्लाइज हॉरिजॉन्टली इन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड 6 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला में वो भाग रहा है विद द स्पीड 400 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैलकुलेट द ईएमएफ जनरेटेड बिटवीन द टिप्स ऑफ द विंग्स ऑफ द एयरक्राफ्ट। अगेन यहाँ पे इमोशनल ईएमएफ ही इसके अंदर जनरेट होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर वो 400 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भाग रहा है, और ये जो होता है ये कंडक्टिंग होता है इसका,
जो विंग्स होता है एयरक्राफ्ट का। तो ये आपका BLV यही होता है आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ। बी हो जाएगा 6 × 10⁻⁵, एल आपका 50 हो जाएगा, वी आपका 400 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 50 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 400 एंड दैट विल गिव यू 120000। तो 1 2 3 4 5 मतलब 1.2 आ जाएगा। कैलकुलेट कर लेना 1.2 वोल्ट। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ बिटवीन द एंड्स ऑफ एन एक्सल ऑफ अ रेलवे कैरेज। तो ये मान लो आपका रेलवे कैरेज जो है एक हिसाब से समझ लो व्हील है। तो यहाँ से एक्सेल एंड्स ऑफ दी, एक सेकेंड, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ बिटवीन द एंड्स ऑफ एन एक्सेल ऑफ अ रेलवे कैरेज 1.75 मीटर लॉन्ग। अब रेलवे कैरेज में व्हील दिया है, कुछ और दिया है। खैर जो भी दिया हुआ है यहाँ पे स्ट्रेट रॉड ही होगा उसका कैरेज का, और ये एक्सेल के बीच का इन्होंने बोला है, इसका मतलब ये एंड्स के बीच का इन्होंने ईएमएफ बोला है। इसका लेंथ 1.75 मीटर है। ट्रैवलिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी 50 किलोमीटर पर आवर है। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा, तो हम 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हो तो 5/18 से आप मल्टीप्लाई कर दो। तो ये आपका वेलोसिटी आ गया। द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, देखो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, उसके परपेंडिकुलर ये सीधा ऐसे भाग रहा है आगे। ठीक है, अच्छा ये ऐसा होगा, यहाँ पे एक व्हील है, यहाँ पे एक व्हील है जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ। तो ये एक्सेल है, ये एक्सेल है, उसके बीच में यहाँ पे लगा हुआ कैरेज, और ये क्योंकि आगे की ओर भाग रहा है और मैग्नेटिक फील्ड अर्थ का इसके परपेंडिकुलर ऊपर है, तो परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में आपका स्ट्रेट कंडक्टर भाग रहा है। तो इसका मतलब इसका जो ईएमएफ है वो ईएमएफ का फॉर्मूला अगेन BLV ही होगा, सेम वही चीज। मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू यहाँ पे 5 × 10⁻⁵ देके रखा हुआ है। तो B का वैल्यू 5 × 10⁻⁵, V का वैल्यू 50 × 5/18, और वेलोसिटी यहाँ पे, नहीं सॉरी, ये लेंथ गड़बड़ कर दिया, चलो बाद में भी लिख सकते हैं। L का वैल्यू यहाँ पे आपका 1.75 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय V का वैल्यू 50 × 5/18। इसको सॉल्व कर लो तो आपको यहाँ पे EMF मिल जाएगा, एंड दैट EMF विल बी इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाय 1.75 मल्टीप्लाइड बाय 50 मल्टीप्लाइड बाय 5 divided by 18, and that will give you 121.52 into 10⁻⁵ वोल्ट। इसको आप लिख सकते हो दो पीछे ले आके 1.2152 into 10⁻³ वोल्ट। क्योंकि आप दो आगे पीछे चले गए तो 10 100 से मल्टीप्लाई करके उसको बैलेंस करना था, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10⁻³ हो जाएगा। अब इसको आप ऐसे भी छोड़ सकते हो या फिर आप इसको मिली वोल्ट लिख सकते हो। 10⁻³ वोल्ट जो होता है वो मिली वोल्ट हो जाता है। बढ़ते हैं आगे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हो, द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ क्लोजली वाउंड कॉइल ऑफ 200 टर्न्स इज 10 मिली हेनरी। तो एक कॉइल है, इसका सेल्फ इंडक्टेंस L देके रखा हुआ है 10 मिली हेनरी। 10 मिली हेनरी मतलब 10 × 10⁻³ हेनरी, दैट इज इक्वल टू 10⁻² हेनरी। ठीक है, और इसका नंबर ऑफ टर्न्स आपको देके रखा हुआ है 200, वो भी ठीक है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कॉइल when the current passing through the coil is 4 एम्पियर। अगर करंट इसका 4 मिली एम्पियर है, दैट इज 4 × 10⁻³ एम्पियर, तो कॉइल के थ्रू फ्लक्स कितना होगा ये बताइए आप। तो कॉइल के थ्रू फ्लक्स जो होगा फाई इज इक्वल टू, उसका फॉर्मूला L × I होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था L इज इक्वल टू 5/I बताया था। तो आपका फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, L × I हो जाएगा। तो बस ये फ्लक्स आपको ढूंढना है। L का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे, 10 × 10⁻³ अरे सॉरी 10⁻² दिया हुआ है, हमने 10⁻² निकाला यहाँ पे 10⁻², और करंट का वैल्यू जो है 4 × 10⁻³। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 4 × 10⁻⁵ वेबर। यही आपका आंसर है। अब देखो ये टेक्स्ट बुक में सॉल्व क्वेश्चन है, मैंने जब वो देखा तो उन्होंने फिर से n से उसको डिवाइड कर दिया। n से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, उन्होंने क्रॉस सेक्शन के थ्रू फ्लक्स पूछा है, तो कॉइल के थ्रू फ्लक्स इतना ही होगा। इन केस इफ क्वेश्चन इज, मैं आपको अल्टरनेटिव लिख देता हूं कि वो आंसर कब आएगा। इफ क्वेश्चन इज फाइंड फ्लक्स थ्रू कॉइल पर टर्न, मतलब एक टर्न का
पर टर्न, अगर एक टर्न का आपको पूछा गया तो ये तो टोटल फ्लक्स है ना, तो अगर पर टर्न का पूछा गया है तब आप उसको क्या करो, नंबर ऑफ टर्न से डिवाइड कर दो। पर टर्न पूछा है ना, नंबर ऑफ टर्न से डिवाइड कर दो, तब आपका ये वैल्यू आ जाएगा 4 × 10⁻⁵ डिवाइडेड बाय, इसलिए आपको ये आंसर मैच नहीं कर रहा है जो दिया हुआ है, 4 × 10⁻⁵, और नंबर ऑफ टर्न्स कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तो इससे आपको क्या मिल जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2 × 10⁻⁷ वेबर पर टर्न, हर टर्न का फ्लक्स इतना हो जाएगा, 2 × 10⁻⁷ वेबर पर टर्न। लेकिन अगर ये पर टर्न वर्ड नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब टोटल फ्लक्स की बात कर रहा है वो, तो टोटल फ्लक्स आपका यही आ जाएगा 4 × 10⁻⁵ वेबर। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। टू कॉइल्स हैविंग सेल्फ इंडक्टेंसेस L1 एंड L2 जो कि वैल्यू देके रखा हुआ है, आर कपल्ड विद ईच अदर, द कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग K is 0.75, कैलकुलेट द म्यूचुअल इंडक्टेंस M ऑफ द टू कॉइल्स। इसका तो सीधा सीधा फॉर्मूला है, आप L1 का वैल्यू यहाँ पे 75 मिली हेनरी है, तो इंटू 10⁻³ हेनरी हो जाएगा, और L2 का वैल्यू 55 इंटू 10⁻³ यदि काम करो, सब कुछ यहाँ पे मिली हेनरी में ही कैलकुलेट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कन्वर्जन करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा फॉर्मूला आप यूज करो, M इज इक्वल टू K रूट ऑफ L1 L2। अगर L1 L2 मिली हेनरी में है तो आपका M भी जो है वो मिली हेनरी में आ जाएगा। तो K का वैल्यू आपका आ जाएगा 0.75, L1 का वैल्यू 75 दिया हुआ है, और L2 का वैल्यू 55 दिया हुआ है, तो 0.75 मल्टीप्लाइड बाय 75 इंटू 55, उसके बाद फिर उसका स्क्वायर, 75 इंटू 55 4235 हो जाएगा, और 4235 का स्क्वायर रूट लोगे, स्क्वायर रूट आप जो है वो ले सकते हो, इससे लॉग से लेना पड़ेगा, तो ये 65.07 हो जाएगा, या 65.08 मान के चलो, तो 65.08 multiplied by 0.75 will give you 48.81। 48.81 मेरा आंसर आ रहा है, आप देख लेना मल्टीप्लाई करके, यही इसी तरीके से आपका 75 इंटू 55, मैं फिर से चेक कर लेता हूँ, 75 इंटू 55 विल गिव यू, अरे एक सेकेंड मुझे लगता है कैलकुलेशन एरर है, 75 इंटू 55 4125 हो रहा है, 4125 का स्क्वायर रूट, 4125 का स्क्वायर रूट 64.26 है, 64.23, कैलकुलेशन एरर है यहाँ पे, 64.23 है, और 64.23 multiplied by 0.75 will give you 48.17, फिर भी 17 ही आ रहा है जो भी आप चलो देख लेना, आप कैलकुलेट कर लेना, ये आएगा आंसर आपका। चलो आगे बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन, the mutual inductance M of the two coils is given by 1.5 Henry, ये mutual inductance दिया हुआ, the self inductance of the two coils is this, coefficient of coupling same formula, M is equal to K root of L1 L2, M का वैल्यू 1.5 को K आपको ढूंढना है, L1 दिया है 5, L2 दिया है 4, तो 5 इंटू 4 हो जाएगा, तो 1.5 is equal to K root of 20। अब रूट ऑफ 20 क्या होता है भाई, रूट ऑफ 20 इज 4.472, तो 1.5 इज इक्वल टू K इंटू 4.472, तो K का वैल्यू आपका 1.5 डिवाइडेड बाय 33.5% क्या, अच्छा परसेंट में देके रखा हुआ है, पर खैर ठीक है हम लोग निकाल देंगे, 1.5 अपॉन 4.47, तो 1.5 डिवाइडेड बाय 4.47 विल गिव यू 0.3355, 0.335, ये आपका K का वैल्यू आ गया, यही आपका आंसर है, आपको यही निकालना है, परसेंटेज में जरूरत नहीं है। अगर पूछा गया है, इफ आस्क्ड, मैं वापस पूछता हूँ, इफ इट इज आस्क्ड, सारी चीजें मैं क्लियर करता हूँ, परसेंटेज कपलिंग, तब आप परसेंटेज निकाल दोगे और K को आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तब आपका K का परसेंटेज कितना हो जाएगा, K मल्टीप्लाइड बाय 100 निकालोगे आप, और K मल्टीप्लाइड बाय 0.335 इंटू 100 करोगे, तो ये परसेंटेज में आपका आ जाएगा। पर यहाँ पे परसेंटेज कपलिंग बोला नहीं गया है, सीधा कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग ढूंढने बोला है, तो आप K ही निकालोगे सीधा, परसेंटेज नहीं निकालोगे। पर अगर पूछ लिया गया परसेंटेज कपलिंग, तो मैं बता देता हूँ, आप 100 K को 100 से मल्टीप्लाई कर देना, तो ये 33.5% आपका आ जाएगा समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं। A pair of adjacent coils has a mutual inductance of 1.5 Henry.
म्यूचुअल इंडक्टेंस 1.5 हेनरी दिया हुआ है, दो कॉइल्स का या दो इंडक्टर्स का 1.5 हेनरी। इफ द करंट इन वन कॉइल चेंजेस फ्रॉम 0 to 10 एम्पियर, देखो जिसमें करंट चेंज हो रहा है उसको आप प्राइमरी कॉइल लोगे, इन 0.2 सेकेंड। तो यहाँ पे आपका di/dt दे के रखा हुआ है। di/dt क्या है? चेंज इन करंट अपॉन टाइम। तो ये आपका प्राइमरी कॉइल में, करंट हमेशा प्राइमरी कॉइल में चेंज होता है और ईएमएफ सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस होता है, ये याद रखना। तो करंट प्राइमरी कॉइल में चेंज होगा और ईएमएफ सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस्ड होगा। ठीक है, करंट प्राइमरी कॉइल में चेंज होगा और ईएमएफ जो है वो सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस होगा। तो di/dt, तो चेंज क्या हो रहा है 0 से 10, तो आप क्या करोगे 10 - 0 अपॉन 0.2 सेकेंड। तो ये 10 अपॉन 0.2 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 100/2, दैट इज 50 एम्पियर पर सेकेंड। और आप इसको मॉड में ले लेना, अगर मान लो नेगेटिव आ गया तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, मॉड में ले लो आप, ताकि नेगेटिव वैल्यू भी आया तो पॉजिटिव लेना है, क्योंकि हमको वैसे भी मैग्नीट्यूड निकालना है। ठीक है, तो di/dt निकाल लिया हम लोगों ने। व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स? अब देखो क्वेश्चन में चेंज ऑफ फ्लक्स देके रखा हुआ है, वो गलत है। ठीक है, इसका आंसर भी वेबर पर सेकेंड में आएगा, तो उसके हिसाब से आंसर मैच नहीं कर रहा, तो मैंने आंसर के हिसाब से क्वेश्चन बदल दिया। व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज विद द अदर कॉइल? अदर कॉइल में रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स का वैल्यू क्या आएगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स का मतलब होता है d∅/dt। तो d∅s/dt, क्योंकि वो अदर कॉइल की बात कर रहा है, मतलब सेकेंडरी कॉइल की बात कर रहा है, तो सेकेंडरी कॉइल में आपका d∅s/dt ये कितना होगा? तो अब देखो यहाँ पे आपका phi s का वैल्यू जो होता है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको साइड में। phi s का जो वैल्यू होता है या फिर m का जो वैल्यू होता है वो phi s अपॉन phi s अपॉन IP होता है। m का जो वैल्यू होता है वो मैंने लिखाया था phi s अपॉन IP होता है। तो यहाँ से मुझे बताओ कि phi s का वैल्यू क्या हो जाएगा? m इंटू IP, है ना। तो phi s का वैल्यू क्या हो जाएगा? m इंटू IP। तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो m इंटू IP, m बाहर आ जाएगा तो आपका ये di/dt आ जाएगा। तो m का वैल्यू यहाँ पे आप देख सकते हो 1.5, di/dt का वैल्यू 50, तो ये हो जाएगा आपका 75 वेबर पर सेकेंड आंसर। चेंज इन फ्लक्स पर यूनिट टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। The value of mutual inductance of two coils is 10 millihenry. If the current in one of the coil changes from 5 ampere to 1 ampere, I think सेम क्वेश्चन है क्या? नहीं नहीं, अलग है। चलो, दो कॉइल है, उसका म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है वो m, वो है आपका 10 मिली हेनरी, और आप लिख सकते हो इसको 10 × 10⁻³ हेनरी और 10⁻² हेनरी। If the current in one of the coil changes from 5 ampere to 1 ampere in 0.2 second, तो एक कॉइल मतलब प्राइमरी कॉइल में ही करंट चेंज लेना है, तो di/dt जो होगा, अगेन मैंने आपको बताया था दैट I2 - I1 अपॉन t, चेंज इन करंट अपॉन टाइम। तो यहाँ पे देखो, आप देख सकते हो 5 से 1 में चेंज हुआ है, 1 - 5 हो जाएगा, कितना टाइम लिया? 0.2 सेकेंड, -4 डिवाइडेड बाय 0.2, मॉड में ले लो, तो ये कितना हो जाएगा? 40 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज इक्वल टू 20 एम्पियर पर सेकेंड। तो di/dt आ गया। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द अदर कॉइल। अब ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द अदर कॉइल मतलब होता है ES, तो ये होता है आपका इसका फॉर्मूला जो होगा आपका, आप ले लोगे m di/dt। म्यूचुअल इंडक्शन में जो सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है उसका फॉर्मूला होता है m di/dt। तो m का वैल्यू क्या है यहाँ पे? m का वैल्यू 10⁻² है, और di/dt मैंने बोला था मॉड में लेना है, मॉड ही यहाँ पे यूज करना है, तो 10⁻² मल्टीप्लाइड बाय 20 आ जाएगा ये। तो ये सीधा 20 × 10⁻² और 0.2 वोल्ट, दैट इज योर आंसर। ओके, आगे बढ़े। An EMF of 96 millivolt is induced in the windings of a coil when the current in a nearby coil, वो कॉइल है उसके बगल में जो दूसरा कॉइल है उसमें करंट चेंज हो रहा है, इस रेट से करंट चेंज हो रहा है, म्यूचुअल इंडक्शन ढूंढना है। तो मैंने आपको फिर पहले बताया था, प्राइमरी कॉइल में करंट चेंज होगा और सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। तो हम यहाँ पे di/dt लिखेंगे, di/dt जो है मॉड di/dt
वो 1.02 एम्पियर पर सेकेंड है। तो प्राइमरी कॉइल में इतना करंट चेंज हो रहा है, तो उसने बोला सेकेंडरी कॉइल में 96 पॉइंट, अब ईएमएफ इंड्यूस होगा सेकेंडरी कॉइल में, वो 96.0 मिली वोल्ट का ईएमएफ इंड्यूस हुआ है, और 96 इंटू 10⁻³ वोल्ट आप बोल सकते हो। तो बताइए एम का वैल्यू क्या है। तो फॉर्मूला यूज कर लो, ई एस इज इक्वल टू एम डी आई पी बाई डी टी, डी आई पी बाई डी टी। तो ई एस का वैल्यू 96 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू एम डी आई पी बाई डी टी का वैल्यू 1.20। तो एम का वैल्यू आपका 96 अपॉन 1.2 इंटू 10⁻³ होगा। तो 96 डिवाइडेड बाई 1.2 विल गिव यू 80, 80 इंटू 10⁻³ हेनरी, या फिर आप इसको 80 मिली हेनरी लिख सकते हो, क्योंकि 10⁻³ हेनरी मिली हेनरी, या फिर आप यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर ईच हैव एन इंडक्टेंस ऑफ 200। प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल मतलब L1 और L2 ले लेते हैं, दोनों का 200 इंटू 10⁻⁶ हेनरी का यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस है। म्यूचुअल इंडक्टेंस यहाँ पे देके रखा हुआ है, म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द वाइंडिंग्स इज 4 इंटू 10⁻⁶ हेनरी। What percentage of the flux from one coil reaches the other? What percentage of one coil reaches the other? इसका मतलब coefficient of coupling या परसेंट कपलिंग पूछा गया है, परसेंट कपलिंग पूछा गया है यहाँ पे। तो परसेंट कपलिंग निकालने के लिए मैंने आपको बताया था k को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो पहले तो k निकालना पड़ेगा। तो m इज इक्वल टू k रूट ऑफ 1 L1 L2, m का वैल्यू 4 इंटू 10⁻⁶ है, k रूट ऑफ L1 L2 दोनों सेम है, तो 200 इंटू 10⁻⁶ का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि L1 L2 दोनों का वैल्यू सेम है। तो 4 इंटू 10⁻⁶ इज इक्वल टू k इंटू 200, स्क्वायर रूट हट जाएगा क्योंकि स्क्वायर यहाँ पे है, स्क्वायर स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो ये आपका 10⁻⁶ तो पहले यहाँ से गया और k का वैल्यू आपका 4 अपॉन 200 आ जाएगा, या फिर 2 अपॉन 100 आ जाएगा। ऐसे रहने दो, क्योंकि परसेंट कपलिंग की बात की गई है, तो परसेंट कपलिंग आपको क्या होता है, k इंटू 100 होता है, k का वैल्यू 2 अपॉन 100 होता है, परसेंट आ गया, परसेंट में आएगा ये, इंटू 100%, तो 100 गया, ये 2% आ गया आंसर का। कितना परसेंट फ्लक्स पहुंचा है पहले से दूसरे में, ठीक है। व्हाट परसेंट ऑफ फ्लक्स फ्रॉम वन कॉइल रीचेस द अदर, तो ये हो गया परसेंट कपलिंग, k इंटू 100 2%। समझ गए। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। A toroidal ring having 100 turns per centimeter of a thin wire is wound on a non-magnetic metal rod of length 1 meter and diameter 1 centimeter. If the permeability of bar is equal to that of free space, mu naught, calculate the magnetic field inside the bar when the current circulating through the turns is 1 ampere. Also determine the self-inductance of the coil. ये बड़ा ही पेचीदा सवाल है, और अगर आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो आप इसे छोड़ सकते हो, पता नहीं एग्जाम में आएगा कि नहीं आएगा, पर चले देखते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। एक टोरॉइडल रिंग है अपने हमारे पास इस तरीके से, हैविंग 100 टर्न्स, इसके पास टोटल 100 टर्न्स है पर सेंटीमीटर। 100 टर्न्स पर सेंटीमीटर, इसका मतलब 100 अपॉन सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को 10⁻² मीटर कर दो, तो 10⁻² मीटर ऊपर चला जाएगा, तो 100 इंटू 10⁻² मीटर हो जाएगा, पर मीटर हो जाएगा, सॉरी पर मीटर है ये, और यू कैन सिंपली राइट इट एज 10⁻⁴ टर्न्स पर मीटर, 10⁻⁴ टर्न्स पर मीटर है। Of a thin wire is wound on a non-magnetic metal rod of length 1 meter, और ये मेटल रॉड 1 मीटर पे यहाँ पे इस पर बांध दिया गया है। अगर ये टोटल लेंथ है 2πr, अगर मान लो रेडियस r मान के चलो, तो ये 2πr का वैल्यू 1 मीटर है, चलिए ठीक है, एंड डायमीटर 1 सेंटीमीटर। अब ये सोलेनॉइड का डायमीटर है, इस सोलेनॉइड या सॉरी टोरॉइड का, इस टोरॉइड का डायमीटर 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर मतलब 1/2 इसका रेडियस हो जाएगा, और पता नहीं काम आएगा कि नहीं देख लेंगे, पर यहाँ पे लिख लेते हैं 10⁻² मीटर, ये इसका रेडियस है कॉइल का। इफ द परमिएबिलिटी ऑफ द बार इज इक्वल टू दैट ऑफ द फ्री स्पेस, तो इसके अंदर का जो परमिएबिलिटी है वो म्यू के बराबर ही है। कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द बार व्हेन द करंट आई सर्कुलेटिंग थ्रू द टर्न्स इज 1 एम्पियर।
टर्न्स में करंट जो है 1 एम्पियर है। ऑल्सो डिटरमाइन द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल, और हमको ढूंढना क्या है भाई, क्या है, कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड ढूंढना है और सेल्फ इंडक्टेंस ढूंढना है। तो यार मैग्नेटिक फील्ड तो टोरॉइड का पता है हम लोग को, वही फॉर्मूला यूज कर लो। अब क्योंकि यहाँ पे इसका जो परमिबिलिटी म्यू नॉट ही है, तो ये म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई, ये इसका फॉर्मूला होता है। इसमें कौन सी बड़ी बात होगी यार। म्यू नॉट का वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁷ हो जाएगा। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है, तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ का मतलब होता है यहाँ पे n/2πr इंटू करंट। आप लोग को पता ही है यहाँ पे कितना है, 1 एम्पियर का है। तो ये हो जाएगा आपका 4 पाई इंटू 10⁻⁷। नंबर ऑफ टर्न्स तो 10⁴ दिया हुआ है, और 2πr लेंथ जो है वो यहाँ पे देखो 1 मीटर दिया हुआ है, इंटू 1 हो जाएगा। तो भाई ये तो आपका सीधा सीधा आ गया 16 मल्टीप्लाइड बाय 3.14। तो ये आपका, नहीं सॉरी 16 को लिख रहा हूँ मैं, सॉरी 4 मल्टीप्लाइड बाय 3.14, ये 12.56 आ गया, और 12.56 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ आ गया। एक डेसिमल पीछे शिफ्ट कर लोगे 1.256, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वापस ले जाने के लिए, और 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10⁻² हो जाएगा, वेबर पर मीटर स्क्वायर या फिर टेस्ला। तो मैग्नेटिक फील्ड तो आ गया, ये तो सीधा फॉर्मूला था टोरॉइड का, ये तो पिछले चैप्टर का ही है, 10th चैप्टर का। अब यहाँ पे बोला है सेल्फ इंडक्टेंस ढूंढने के लिए। सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला जो होता है वो φ/I होता है। ठीक है, यहाँ पे लेंथ में स्मॉल l ले रहा हूँ क्योंकि सेल्फ इंडक्टेंस L हम लोग लेंगे, तो वो टोटल फ्लक्स φ/I हो जाएगा। अब फाई का फॉर्मूला क्या होता है बताओ। फाई का फॉर्मूला होता है n इंटू बी इंटू कॉस थीटा। टोरॉइड और सोलेनॉइड के लिए मैंने आपको पहले बताया कॉस थीटा का वैल्यू जो होगा वो 1 होगा, क्योंकि थीटा यहाँ पे 0 डिग्री होता है और कॉस थीटा 1 होता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कॉइल के परपेंडिकुलर ही जाता है, तो ये तो 1 हो जाएगा, और अपॉन आई। नंबर ऑफ टर्न्स इसके अंदर 10⁻⁴ है। अच्छा, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स पर मीटर देके रखा हुआ है, नॉट नंबर ऑफ टर्न्स। तो नंबर ऑफ टर्न्स पर मीटर है, यानी कि यहाँ पे एक्चुअली में ये स्मॉल n है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। नंबर ऑफ टर्न्स पर मीटर मतलब यहाँ पे स्मॉल n है, याद रखना। तो यहाँ पे तो यार गड़बड़ कर दिया मैंने, ठीक है वहां चल जाएगा ये थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया मैंने, रुक जाओ बच्चों। ये नंबर ऑफ टर्न्स पर मीटर मतलब स्मॉल n है, ठीक है। और यहाँ पे आप नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल n की ही बात हुई थी ना, तो ये फिर से लिख देता हूँ। तो ये तो स्मॉल n ही है, तो स्मॉल n का ही वैल्यू एक्चुअली में देके रखा हुआ है। तो ये म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई, तो इसको छोड़ दो, तो म्यू नॉट का वैल्यू लिख दिया, और ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ही दिया हुआ है, स्मॉल n का वैल्यू ही दिया हुआ है। यहाँ पे अब आपको नंबर ऑफ टर्न्स चाहिए एक्चुअली, तो नंबर ऑफ टर्न्स कैसे निकालोगे, तो इसको इक्वेशन 1 लिख दो पहले, तो बाद में हम देखते हैं। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ में स्मॉल l, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ यहाँ पे l, तो आपका जो n है वो n इंटू एल हो जाएगा। तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ 10⁻⁴ है, क्या कर रहा हूँ मैं यार, 10⁻⁴ है नंबर ऑफ टर्न्स, और लेंथ इसका 1 मीटर देके रखा है, देखो यहाँ पे काम आएगा, लेंथ इसका 1 मीटर देके रखा हुआ है, तो ये 10⁻⁴ नंबर ऑफ टर्न्स आ जाएगा। इसको आप कहो इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो, तो आपको L मिल जाएगा। पुट इन इक्वेशन 1, तो आपको L का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 1 10⁻⁴ मल्टीप्लाइड बाय B का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ये रहा 1.256 इंटू 10⁻⁻²। एरिया आपका कितना है, एरिया आपको निकालना पड़ेगा। हाँ, अब यहाँ पे एरिया की बात आ गई ना, तो एरिया हम आपको टोरॉइड का ही चाहिए, इसका मतलब πr²। एरिया विल बी πr² डिवाइडेड बाय करंट कितना है 1 है, तो बस इसी को सॉल्व करना है आपको। 1.256, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 1.256 मल्टीप्लाइड बाय पाई का वैल्यू 3.14, और रेडियस आपको देखो 1/2 इंटू 10⁻² का स्क्वायर बोला है,
1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, 10⁻² का 10⁻4 हो जाएगा, और मल्टीप्लाइड बाय ये सब तो 1.25 पाई आर स्क्वायर लिख दिया मैंने, और यहाँ पे 4 और -2 है तो 10⁻² भी साथ में आ जाएगा। तो पावर्स ध्यान से देख लेना, यहाँ पे 1.256 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 और डिवाइडेड बाय 4, तो ये आपको 0.9859 दे देगा, 0.986 मान के चलो, 0.986 इंटू यहाँ पे पावर देखो तो 10⁻² हो जाएगा, 10⁻²। तो आप एक आगे बढ़ा लोगे अगर तो 9.86 इंटू 10⁻³ हेनरी हो जाएगा। तो यहाँ तक आप आंसर छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 10⁻³ को आप मिली हेनरी लिख दो तो भी चल जाएगा। वैसे जनरल एग्जाम में ऐसा यूनिट ही प्रेफर किया जाता है, तो आप ऐसा यूनिट पे छोड़ दोगे चलेगा। आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चंस यहाँ पे होते हैं बच्चों खत्म। अब यहाँ पे कुछ एमसीक्यूज है, 3-4 एमसीक्यूज, तो आपका ये टॉपिक भी खत्म हो जाएगा। अ सर्कुलर कॉइल ऑफ 100 टर्न्स, अ सर्कुलर कॉइल ऑफ 100 टर्न्स, 100 है भाई, 100 है, सर्कुलर कॉइल ऑफ 100 टर्न्स विद अ क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर is kept with its plane perpendicular to the magnetic field of 1 Tesla. What is the magnetic flux linked with the coil? सिंपल है, कॉइल के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में होंगे, थीटा का वैल्यू 0 होगा, और आपको फ्लक्स निकालने बोला है। फ्लक्स का फॉर्मूला n इंटू बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स देके रखा हुआ है, नंबर ऑफ टर्न्स 100, मैग्नेटिक फील्ड 1, एरिया 1, कॉस 0 डिग्री 1, इसका मतलब सीधा हो जाएगा 100 वेबर, और आपका ऑप्शन बी आ गया। आगे बढ़ो। टू इंडक्टर कॉइल्स विद इंडक्टेंस 10 मिली हेनरी एंड 20 मिली हेनरी आर कनेक्टेड इन सीरीज L1 10 मिली हेनरी और L2 20 मिली हेनरी। व्हाट इज द रिजल्टेंट इंडक्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द सीरीज? तो टोटल LS हो जाएगा। अब सीरीज में है तो L1 प्लस L2 सीधा ऐड कर दो, 10 प्लस 20 दैट इज इक्वल टू 30 मिली हेनरी। ये तो बड़ा सिंपल है, ऑप्शन बी। आगे बढ़ो। A current through a coil of self-inductance 10 millihenry increases from 0 to 1 ampere in 0.1 second. What is the EMF induced on the coil? सेल्फ इंडक्टेंस आपको देके रखा हुआ है 10 मिली हेनरी। अब यहाँ पे आपको ऐसा यूनिट यूज करना पड़ेगा, तो 10 इंटू 10⁻³ हेनरी हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 10⁻² हेनरी। करंट 0 से 1 एम्पियर तक इंक्रीज करता है 0.1 सेकेंड में, इसका मतलब यहाँ पे आपको di/dt देके रखा हुआ है। तो आप क्या करो, मॉड ले लो इसको, तो मॉड में आपका क्या हो जाएगा, I2 माइनस I1 अपॉन टी। फाइनल करंट यहाँ पे 1 हो गया, इनिशियल करंट 0 था, टाइम लिया 0.1, तो ये हो जाएगा 10 एम्पियर पर सेकेंड आपका di/dt। इफ आई एम नॉट रॉन्ग 1 डिवाइडेड बाय 0.1 विल बी 10। व्हाट इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल? तो भाई यहाँ पे सेल्फ इंडक्शन है, सेल्फ इंडक्शन की वजह से E इज इक्वल टू L di/dt, आप ऐसे ले लो, ठीक है, मॉड में ले लो, हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की आवश्यकता है, तो हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे। L का वैल्यू 10⁻², di/dt का वैल्यू 10, इसका मतलब ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 10⁻1, इसका मतलब 0.1 वोल्ट, एंड दैट इज 8। क्वेश्चन, what is the energy required to build up a current of 1 ampere in an inductor of 20 millihenry? तो एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड याद है ना, हाफ LI स्क्वायर, वही यूज करना है आपको। L का वैल्यू यहाँ पे 20 मिली हेनरी दिया हुआ है, दैट इज इक्वल टू 20 इंटू 10⁻³ हेनरी, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻² हेनरी, और I का वैल्यू यहाँ पे आपको 1 एम्पियर दिया हुआ है, तो बस वैल्यूज डाल दो। हाफ L का वैल्यू 2 इंटू 10⁻² और हाफ LI स्क्वायर, तो फर्क नहीं पड़ता है, 1 का स्क्वायर ही ले लो तो क्या हो जाएगा, 10⁻² जूल होगा, 10⁻² जूल। अच्छा ठीक है, काम करो यहाँ पे इसको 10/10 कर दो और इंटू 10⁻² जूल कर दो। अब ये 10 ऊपर जाके 10⁻³ बन जाएगा, तो 10 इंटू 10⁻³ जूल हो जाएगा, और 10⁻³ जूल को आप मिली जूल लिख सकते हो, तो ये 10 मिली जूल इसका आंसर है, दैट इज ऑप्शन ए। तो बच्चों फाइनली आपका ये चैप्टर भी खत्म हुआ, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो मैंने जितने भी न्यूमेरिकल्स करवाए हैं, पॉसिबली मेरे हिसाब से सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है, और मेरे हिसाब से इन्हीं न्यूमेरिकल्स
जो है, अगर मान लो इस चैप्टर में से अगर न्यूमेरिकल आता है तो इन्हीं टाइप्स के आने चाहिए। तो ये चैप्टर भी बच्चों आपका हुआ खत्म। मिलते हैं अगले चैप्टर के लिए अगले वीडियो में, न्यूमेरिकल्स, राइट, ट्राई करेंगे सब कुछ खत्म करने का। सो थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।